हेलो बच्चों, आज आप लोग देखोगे कक्षा 12 का एक चैप्टर जिसका नाम है आव्यूह मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर किसी संख्याओं को हम रो अथवा कॉलम में लिख दें, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। किसी भी संख्याओं को रो या कॉलम, रो में और कॉलम में लिख दिया जाए, वो जो आकृति बनती है उसे हम बोलेंगे मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स में जो रो और कॉलम मैं बोल रहा हूँ, रो को बोलते हैं पंक्ति, कॉलम को बोलते हैं स्तंभ, ठीक है। रो की हिंदी पंक्ति और कॉलम की हिंदी स्तंभ, ठीक है। जब किसी संख्याओं को किसी अवयवों को हम किसके रूप में लिख दें? पंक्तियों तथा स्तंभों के रूप में लिख दिया जाए, है ना, तो उसे हम कहते हैं आव्यूह कहते हैं, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए, ये देखो दिया है कि a बराबर ऐसा कुछ डाटा दिया है, ठीक है। आपसे अगर कहा जाए कि मान लो दो बैग हैं, ये पहला बैग है, ये दूसरा बैग है, यहाँ पर पहले बैग में आम है, ठीक है, और इसमें अंगूर भी है और कुछ संतरे भी हैं, ठीक है। दूसरे बैग में भी आम है, अंगूर है और संतरे हैं, ठीक है। तो कहा जाए कि जो पहले बैग में 5 आम, 3 अंगूर, 4 संतरे, ठीक है, अंगूर मान लो 13 है, ठीक है, और दूसरे में 10 आम, 15 अंगूर, 3 संतरे हैं, ठीक है। तो इसको अगर इस डाटा को यानी कि आम, अंगूर, संतरे ना लिखकर ऐसा कुछ लगा दिया जाए तो ये हो जाता है आव्यूह। इसी को हम बोलते हैं आव्यूह। आव्यूह के माध्यम से हम किसी लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 3 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही सरल ढंग से, बहुत सरल तरीके से। जैसे आप लोग पढ़े हो कि 2x धन y बराबर 10, x माइनस y बराबर 5, है ना। क्लास 10th में आप लोग पढ़े हो कि ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का हमारे पास 3 तरीका था। एक तो था विलोपन विधि, दूसरा था विस्थापन विधि और तीसरा था बज्रगुणन खंड विधि, है ना। तो इसको सॉल्व करने का तीनों तरीकों में से कुछ भी तरीका हम यूज करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका ऐसा दे दिया जाए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10, x प्लस 2y माइनस जेड बराबर 5, 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, ऐसे भी ये सॉल्व हो सकता है बच्चों, इस मेथड से भी सॉल्व हो सकता है, प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन इसका प्रोसेस जो होगा क्या होगा? लंबा होगा। इसको हम इस विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं मैट्रिक्स की सहायता से। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर देखो, ये भी हम सॉल्व करना सीखेंगे। फिलहाल अभी मैट्रिक्स होता क्या है हम इस पर चर्चा करेंगे। मैट्रिक्स का मतलब होता है किसी भी संख्याओं को, ये संख्या है ना, अवयव है, ठीक है, या कोई फंक्शन भी हो सकता है, कोई फलन भी हो सकता है। किसी भी फलन को भी अगर हम रो और कॉलम में लिख दें, तो उसे बोला जाता है मैट्रिक्स। रो और कॉलम का मतलब होता है बच्चों, रो और कॉलम क्या होता है? देखो यहां पर ये देखो मैट्रिक्स है, ए को बोलेंगे मैट्रिक्स। ए जो है ये क्या है? मैट्रिक्स है, आव्यूह। हमेशा बच्चों आव्यूह को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है। अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट होता है ABCD, है ना, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। तो कैपिटल लेटर ए है ना, तो ए बराबर लिखा गया 2 4 5 3 2 1। हम यहाँ पर देखेंगे पंक्ति क्या होता है और स्तंभ क्या होता है। पंक्ति और स्तंभ, ठीक है। पंक्ति को बोलते हैं रो, पंक्ति को इंग्लिश में बोला जाएगा रो, और इसको बोला जाएगा, स्तंभ को इंग्लिश में बोला जाएगा कॉलम, ठीक है। अब यहां पर देखो रो और कॉलम क्या होते हैं। जैसे ये आपका एक आव्यूह है, ठीक है, ये देखो ये चीज होता है रो, ये होता है रो, और ये होते हैं बच्चों कॉलम,
ये क्या होते हैं? कॉलम। आपको क्लियर हो रहा है ना? तो देखो, एक रो, दो रो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। तो इस क्वेश्चन में पूछा जाए कितने रो कितने कॉलम, तो कहोगे आप इसमें पहला रो दूसरा रो, यानी कि दो रो, है ना, और कै कॉलम? एक, दो, तीन। ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा जाए इसमें कितने रो और कितने कॉलम। देखो यहाँ पर रो का मतलब पंक्ति, कॉलम का मतलब स्तंभ। ठीक है। स्तंभ जैसे हिंदी जो स्तंभ, स्तंभ मतलब एक खंभा कैसा होता है? खड़ा होता है ना, स्तंभ है ना। तो स्तंभ से हम कुछ जानेंगे, एकदम खंभे की तरह खड़ा होगा, उससे हम बोलेंगे कॉलम, यानी कि स्तंभ। ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि इसमें कितने रो है कितने कॉलम है, तो बच्चों ये तो बहुत आसान है। ये देखो, ये आपका क्या है? ये जो है रो है, एक रो, दो रो, तीन रो। कॉलम कितने हैं? एक, दो, तीन। तो रो, ये सब क्या है? रो है। ये क्या है? रो। और ये क्या है? कॉलम है। तो इसमें तीन रो हुआ और तीन कॉलम हुआ। ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, तो कै रो बच्चों? तीन रो है, तीन पंक्ति हैं, और कॉलम कितने हैं? दो कॉलम है ना। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि रो और कॉलम में क्या अंतर होता है, किसको रो बोलेंगे और किसको कॉलम बोलेंगे। ठीक है। अब जैसे इसको प्रदर्शित भी किया जाएगा, जैसे रो को यम से, स्तंभ को यन से प्रदर्शित किया जाएगा। तो यही यम क्रॉस एन, इसको बोलेंगे एम क्रॉस एन। एम गुणा एन नहीं, एम क्रॉस एन। एम क्या है? रो है, एन क्या है? कॉलम है। ठीक है। आप ही बताओ इसमें कितने रो हैं? एक रो, दो रो, तो यम की वैल्यू कितनी हो गई? दो। एम की वैल्यू दो। कॉलम कितने? एक, दो, तीन, तो हो गया दो क्रॉस तीन। इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहा जाए बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का क्रम, आव्यूह का क्रम। ठीक है। तो पूछा जाए इस आव्यूह का क्रम बताइए कि या क्रम लिखिए, तो इस आव्यूह का जो क्रम है वो 2 क्रॉस 3 है। इसको पढ़ा जाएगा 2 क्रॉस 3। 2 गुणा 3 नहीं, 2 3 6, ऐसा नहीं, 2 क्रॉस 3। तो इसका जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बच्चों? एक रो, दो रो, तीन रो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। तो इसका जो ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 है। इसका ऑर्डर कितना है? 1 2 3 1 2। तो बताओ कितने रो है? 3 रो है। और कै कॉलम है? 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 2। याद रहे बच्चों, सबसे पहले हम यम क्रॉस एन, ऐसा नहीं कि एन क्रॉस एम, ये बिल्कुल गलत है। एन क्रॉस एम नहीं लिखोगे आप लिखोगे एम क्रॉस एन। हमेशा यम को क्या आप सोचोगे, क्या है यम? रो है। एन क्या है? कॉलम है। रो कैसे होता है? ऐसे रो होता है। ये क्या है? रो है। और ये क्या है? कॉलम है। समझ में आ रही बात? कॉलम हमेशा ऐसा होता है, ऐसे स्टैंड होता है। रो कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है। तो आपको रो और कॉलम समझ में आया, ऑर्डर समझ में आया। अब जैसे एक क्वेश्चन आपसे है, मैं क्वेश्चन लिखूं, कोई मैट्रिक्स बी है 2 4 6। याद रहे आप कॉमा भी नहीं लगाओ, ऐसा नहीं कि 2 4 6, कॉमा भी हम नहीं लगा सकते इसमें। तो यहाँ पर इसका कहा जाए, इसका जो है ऑर्डर बताइए, क्रम बताइए, है ना। इसका क्रम क्या बच्चों? देखो इसमें कितने रो कितने कॉलम। तो देखो ये एक रो है, रो कितना है? एक। कॉलम कितने? 1 2 3। तो रो कॉलम, तो रो कितने हैं? 1 क्रॉस 3। तो इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 3, है ना, 1 क्रॉस 3। तो इस आव्यूह का जो ऑर्डर है 1 क्रॉस 3 है। बात आई समझ में, है ना। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, इसमें आपको बताना है इसके ऑर्डर, है ना। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है, आव्यूह ए बी सी डी और ई, है ना। 5 आव्यूह दिए हैं। इस आव्यूह में आपको कोटि बताना है, इस आव्यूह का ऑर्डर बताना है।
ठीक है। तो जो अवयव ए है, अगर इसका ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर कितना है, तो सबसे पहले देखेंगे ऑर्डर में हम क्या देखते हैं, रो देखते हैं, इसके बाद क्या देखते हैं, कॉलम देखते हैं। तो यहाँ पर कितने रो हैं, एक रो, दो रो, यानी देखो एक रो, दो रो, कॉलम कितने, एक और दो। तो इसका जो ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2। तो हम कोट लिख देंगे 2 क्रॉस 2, है ना। इसका जो ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2 का होगा। इस क्वेश्चन बी में देखेंगे ये क्या है, रो है, ये क्या है, रो है, कै रो, 2 रो, कॉलम 1 2 3। तो इसका जो ऑर्डर होगा बच्चों, पहले रो, इसके बाद कॉलम। तो कोट हो गया इसका 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। इसमें देखेंगे तो 1 रो, 2 रो, 3 रो, है ना। कै रो हुआ, 3 रो हुआ। रो को याद रहे, रो का मतलब होता है पंक्ति, रो का मतलब पंक्ति, और कॉलम का मतलब स्तंभ, कॉलम का मतलब स्तंभ, ठीक है। तो इसमें कै रो, 1 2 3, कै पंक्ति बच्चों, 1, है ना। तो इसका जो कोट होगा वो होगा 3 क्रॉस 1, यानी 3 क्रॉस 1। अब इस मैट्रिक्स डी में देखेंगे, ये मैट्रिक्स डी है, तो डी में कितने रो, 1 2 एंड 3, तो 1 2 3। तो बच्चों इसका ऑर्डर कितना हुआ, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम मैट्रिक्स ई की बात करें तो मैट्रिक्स ई में कितने रो हैं, 1 रो है, कितने रो हैं, 1 रो। इसका कॉलम कितना है, 1 2 3, ठीक है। तो इसका ऑर्डर जो होगा वो होगा 1 क्रॉस 3, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसी मैट्रिक्स में आपसे कहा जाए इस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, है ना। अवयव, अवयव क्या होता है बच्चों, इस अवयव के अंदर जितने भी मटेरियल हैं, मटेरियल का मतलब जितने भी संख्याएं हैं, अंक हैं, उसे हम इनका अवयव कहेंगे। अवयव का मतलब एलिमेंट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एलिमेंट। तो इसमें देखेंगे, इसमें कई एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, कितने, 4 अवयव हैं। अवयव कितने हैं, अवयव कितने हैं, 4। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इसमें जो है अवयवों की संख्या जो होगा वो कितना होगा, 6 होगा। अब कहोगे सर ये जो हम गिन रहे हैं क्यों गिने हम इसका डायरेक्ट गुणा कर दें, तो बिल्कुल कर सकते हो भैया कि 2 का गुणा 2 में 4, है ना। तो अगर किसी अवयव के रो का और कॉलम का संख्याओं का गुणा कर दें तो क्या मुझे प्राप्त हो जाएगा, इसके अवयव प्राप्त हो जाएंगे। क्या प्राप्त हो जाएंगे, अवयव, ठीक है। इसी में अगर 2 का गुणा 3 से कर दिया जाए तो इसके अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसमें जो है अवयव गुणे स्तंभ गुणे पंक्ति, यानी कि पंक्ति गुणे स्तंभ कर देंगे, तो 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो इसके अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी, अवयव हो जाएगा 3, ठीक। इस अवयव डी में कितने अवयव हैं, अवयव हो जाएगा 3 त्रिका 9, अवयव कितना होगा 9। इसमें जो होगा अवयव की संख्या जो होगी 3 एकम 3, है ना। देखो 1 2 3, तो आपको समझ में आ रहा है ना। अवयव क्या होता है वो भी समझ में आ गया। मैट्रिक्स जो होते हैं इसके ऑर्डर समझ में आ गए कि इसके ऑर्डर क्या होते हैं, है ना। हम लोग बात करेंगे अवयवों का निरूपण किस प्रकार किया जाता है ना। अवयवों का निरूपण जैसे द्विघात समीकरण आप पढ़े हो, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, सबको पता है, ax² + bx + c, ax² + bx + c = 0। तो इसी प्रकार इसका भी कुछ मानक रूप रहा होगा, है ना। इसको किस प्रकार से निरूपित किया जाता है वो भी जो है हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले इसका निरूपण की बात करें, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रकार क्या होते हैं, है ना। अवयव का प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अवयव का निरूपण जैसे ये चीज है, और बढ़ा लें इसको हम बोलेंगे a11 a12 a13 ... इधर a21 a22 a23 एंड ... ऐसे बढ़ता जाएगा बच्चों। इधर a31
A32 A33 डॉट डॉट डॉट, ऐसे इधर आएगा, नीचे भी बढ़ता रहेगा, है ना। तो यही होता है आव्यूह का निरूपण, इसे बोलेंगे आव्यूह का निरूपण, है ना। ये कहाँ तक जाएगा? 1n 2n 3n, है ना, mn, ये तो जाएगा 1n 2n 3n mn। ये किधर जाएगा? ये किधर जाएगा? m1 m2 m3 m4 एंड mn। समझ आ रही बात? ये mn तक जाएगा, तो इसी को बोलेंगे आव्यूह का निरूपण। अगर ये चीज क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। कहा जाए बच्चों, आप जो है इस आव्यूह का A12 क्या है? A12 देखो 12 है, A12 यहां मैं लिख रहा हूं, A12 ज्ञात करो, A31 ज्ञात करो, A23 ज्ञात करो, A22 ज्ञात करो, ठीक है। तो कोई आव्यूह दिया रहेगा, किसमें हमें निकालना है? A12 A31 A23 एंड A22। तो देखेंगे A12 ये जो 1 है A12 है ना, तो ये m है, ये n है, mn। तो देखो पहला ये रो देखा जाएगा और ये क्या देखा जाएगा? कॉलम देखा जाएगा। तो देखो ये रो है, ये क्या है? रो है, ये क्या है? कॉलम है। तो रो में हम पहले रो में पहला रो, देखो पहला रो और दूसरा कॉलम, यानी कि ये, तो A12 की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है। A31 3 तीसरे रो में, चौथा कॉलम पहला, तो A31 में ये पहला क्या है? 3 है। A23 2 में गया, 3 में गया, आया कितना? 8। A22 1 2 1 2 मिला कितना? 7, ठीक है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए A33 तो A33 बोलो, A33 1 2 3 1 2 3 यानी कितना है? 0। A33 कितना है? 0। A32 कितना है? A32 कितना है? 1 2 3, है ना, यानी कि इसमें देखेंगे दूसरा वाला 1 2, यानी कि क्या है? दूसरा 4, ये कितना होगा? 4। समझ आ रही बात? तो ये आप अवयवों की संख्या अगर आपको इस तरीके से देखना है कि A12 का मान कितना है, तो आप ऐसे बता सकते हो। ये जो पहला वाला रहेगा इसको हम बोलेंगे पंक्ति, और दूसरा वाला किस में देखा जाएगा? स्तंभ में। पहले पंक्ति के दूसरे स्तंभ में, तीसरे पंक्ति के पहले स्तंभ में, दूसरे पंक्ति के तीसरे स्तंभ में, दूसरे पंक्ति के दूसरे स्तंभ में, ठीक है। दूसरे पंक्ति के दूसरे स्तंभ वाला जो वैल्यू है, जो मान है, जो अवयव है, वो क्या है? 7 है। तो A22 का मान कितना हो गया? 7 हो गया, ठीक है। तो ये हुआ आव्यूह का निरूपण, है ना बच्चों। अब आपको देखो ये इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, AIJ इसको बोलते हैं, AIJ। आई का मतलब वही यम, आई का मतलब यम, और यम का मतलब क्या हुआ? पंक्ति। यम का मतलब पंक्ति। आई जो है पंक्ति को दर्शाएगा, जे जो है स्तंभ को दर्शाएगा, ठीक है। पंक्ति स्तंभ, समझ आ रही बात? एक क्वेश्चन है, एक ऐसे 3x2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव ये हैं। तो हमको आव्यूह लेना है, मान लो एक आव्यूह मैंने A ले लिया और मुझे यहाँ पर 3x2 का आव्यूह लेना है, यानी कि जो हमको अवयव इसके अंदर लाना है उसमें 3x2 का एक आव्यूह बनना चाहिए, ठीक है। तो 3x2 में अगर हम इसको माने A11, देखो यहाँ पर कई रो रहेगा? 3 रो रहेगा, 2 स्तंभ रहेगा, ये है स्तंभ,
ये है स्तंभ और ये पंक्ति, ठीक है। तो पंक्तियों की संख्या हमको 3 लेनी है और स्तंभों की संख्या 2 लेनी है, ठीक है। 3 पंक्ति और 2 स्तंभ। तो A11, A12, ये A21, A22, A31, A33, A32, ठीक है। A11, A12, A21, A22, A31, A33, ठीक है। अब आपको दिया है AI J बराबर 1/2 mod I माइनस 3J, ठीक है। अब बच्चों देखो, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे IJ। देखो यही IJ है, IJ, ये पहला I दूसरा J, IJ IJ IJ। तो जब हम निकालेंगे A11, है ना, A11 निकालेंगे, यानी कि इसके स्थान पर कौन सा अवयव आएगा, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, वही होगी A11, है ना। तो I के स्थान पर रख देंगे 1, J के स्थान पे 1 और इसको देंगे कर सॉल्व, तो हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 1। तो 1 में से 3 चला जाएगा, कितना आएगा -2, -2, तो 1/2 -2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 गुणे 2 कट के आ जाएगा 1। तो A11 कितना आ गया 1। इसी प्रकार A12 निकालेंगे, A12 तो I के स्थान पे 1, J के स्थान पे 2, तो ये बनेगा 1/2 1 माइनस 3 गुणे 2, तो 3 दूना कितना हो गया 6, तो 1 में से 6 गया -5 और ये मॉड जब हटाएंगे तो +5 हो जाएगा। याद रहे कि ये -5 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी 5 की। मॉडुलस फंक्शन जो होता है उसके अंदर चाहे माइनस हो चाहे प्लस, है ना, मॉडुलस फंक्शन हमेशा जो रिजल्ट देता है वो हमेशा पॉजिटिव में देता है, धनात्मक में देता है, ठीक है। तो ये -5 जब मॉडुलस से हटेगा तो क्या हो जाएगा +5, तो इसका मतलब 5/2, ठीक है। A12 की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। अब हम निकालेंगे A21, तो A21 का मतलब बच्चों I के स्थान पर 2, J के स्थान पर 1, तो हो जाएगा 2 माइनस 3 एकम 3, ठीक है। 2 में से 3 गया -1 और -1 जैसे मॉडुलस से हटेगा तो +1 हो जाएगा, तो 1/2 का गुणा करेगा 1/2 आएगा। A31 निकालेंगे, A22 निकालेंगे, A22 तो I के स्थान पर भी 2, J के स्थान पर भी 2, तो हो जाएगा 1/2, 2 माइनस 3 दूना 6, तो 2 में से 6 गया, 2 में से 6 -4 और -4 जैसे मॉड से हटेगा +4 का हो जाएगा, तो 4/2 मतलब 2। इसी प्रकार हम निकालेंगे A31, तो 1/2 मॉडुलस, यहाँ क्या रखेंगे I है ना, I कितना है 3 है और माइनस J कितना है 1 है, तो 3 एकम 3, तो 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, आ जाएगा 1। इसी प्रकार निकालेंगे A32, तो 1/2 मॉड 3 I के स्थान पर रखेंगे 3 माइनस 2, 3 2 जा 6, तो 3 में से 6 गया -3, यानी क्या आएगा 3/2, कितना आएगा 3/2। अब यहाँ पर A11 आ गया, A12 आ गया, A21 आ गया, A22 आ गया, A31 आ गया। A31 जो देखो यहाँ पर A31 है ना, तो यहाँ इसके स्थान पर हम रखेंगे 3 एकम 3, सॉरी ये हो जाएगा 0, कितना होगा 0, ठीक है। अब यही A11 कितना बेटा, A11 है आपका 1, तो इसके स्थान कितना हो जाएगा 1, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो जो अभी बनेगा 1, 12 कितना है 12 5/2, ठीक है, 1 5/2 और 21 कितना है 21 1/2 और 22 2 है, ठीक है, और 31 0 है और 32 कितना है 32 3/2। तो ये आपका एक मैट्रिक्स हुआ 3x2 का। तो यही आपको एक मैट्रिक्स 3x2 की रचना करना था जिसके अवयव ये थे, समझ में। अब हम पढ़ेंगे
अब हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसके प्रकार पढ़ेंगे, प्रकार। तो बच्चों सबसे पहला जो इसका टाइप है वो होता है आयताकार आव्यूह, आयताकार आव्यूह, आयताकार आव्यूह। देखो यहां नाम से ही इसका मतलब निकल आ रहा है कि आयताकार आव्यूह क्या होगा। जैसे कोई मैट्रिक्स है, ये 2 1 3 4 5 6, आप ही बताओ ये मैट्रिक्स किसकी तरह दिख रहा है? आयत की तरह दिख रहा है। तो ये आयत की तरह कब दिखेगा बताओ? ये मैट्रिक्स आयत की तरह कब दिखेगा? जब हम कहेंगे ये मैट्रिक्स आयत की तरह तब दिखेगा जब यम और यन अलग अलग रहेगा, या तो यम ज़्यादा रहेगा या तो एन ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तभी ये होगा आयताकार आव्यूह। समझ में आ रही बात? अगर तो यम क्रॉस एन कोटि का ऐसा आव्यूह जिसमें यम कभी बराबर यन के ना हो, ठीक है, अगर यम और यन आपस में कभी बराबर नहीं है तो ऐसा आव्यूह क्या कहलाएगा? आयताकार आव्यूह। दूसरा टाइप आता है क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, है ना, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ये होगा कि ऐसा आव्यूह जिसमें यम जो होगा वो यम से क्या होगा? छोटा होगा, एम से क्या होगा? छोटा, एम जो होगा एन से होगा छोटा, वही होगा क्षैतिज आव्यूह, ठीक है। क्षैतिज आव्यूह ऐसे बनता है इस तरीके से, ये क्षैतिज है, ये क्या है? ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल है, इसको बोलेंगे क्षैतिज। ये क्षैतिज है, ये क्या है? ऊर्ध्वाधर है, ठीक है। तो क्षैतिज आव्यूह होने के लिए आपको ये चीज ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, ये चीज ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। तो क्षैतिज आव्यूह का सिंपल डिफिनीशन है यम जो होगा वो एन से क्या होगा? छोटा होगा। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है 3 5 7 9 4 6 2 1। तो ऐसा कोई आव्यूह जिसमें यम का मतलब पंक्ति, एन का मतलब स्तंभ, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियां जो रहेंगे वो स्तंभों से लेस रहेंगे, छोटी रहेंगी, है ना। तो ये जो होगा क्षैतिज आव्यूह कहलाएगा। अच्छा इसी का उल्टा ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह ऐसा रहेगा 2 3 4 5 6 7। ये कैसा आव्यूह है? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। कैसा आव्यूह? ऊर्ध्वाधर। इसमें यम छोटा रहेगा यन से और इसमें यम बड़ा रहेगा एन से, ये होगा ऊर्ध्वाधर आव्यूह। समझ आ रही बात? तो यहां पर 3 आव्यूह हमने पढ़ा, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। पहला आव्यूह आयताकार, पता लग गया कि आयत इस तरीके का भी हो सकता है, आयताकार आव्यूह यम कभी यन के बराबर ना हो, है ना। और दूसरा क्षैतिज आव्यूह, यम जो होगा छोटा होगा किससे? यन से, और तीसरा यम जो होगा बड़ा होगा एन से, है ना, उसे हम बोलेंगे ऊर्ध्वाधर आव्यूह। अब बात करेंगे हम लोग पंक्ति आव्यूह। नेक्स्ट होता है पंक्ति आव्यूह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों ये पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, ठीक है। अब पंक्ति का मतलब रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। देखो ये चौथा टाइप है पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह में ऐसे आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल एक हो, है ना, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, उसे हम पंक्ति आव्यूह कहेंगे। जैसे कोई मैट्रिक्स है 2 3 4, कोई दूसरा मैट्रिक्स है 5 1 3, है ना। अब आप ये बताओ इसमें कितने रो हैं? कितने रो हैं?
इसमें भी एक रो, इसमें भी एक रो। तो ऐसा आव्यूह जिसमें एक ही रो हो, एक ही पंक्ति हो, उसे हम बोलेंगे पंक्ति आव्यूह। ठीक है। और अच्छा, यही अगर पांचवा लिया जाए, एक पंक्ति दूसरा कॉलम आव्यूह, एक पंक्ति दूसरा कॉलम, यानी कि स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स, बिल्कुल इसी का उल्टा। तो ऐसे आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या क्या हो, एक हो, ऐसा कुछ आव्यूह ले सकते हो। ए बराबर 1 2 3, है ना। एक एग्जाम्पल और 0 4 6, है ना। तो जिसमें स्तंभों की संख्या सिर्फ एक रहेगी उसे हम स्तंभ आव्यूह कहेंगे, और जिसमें पंक्तियों की संख्या एक रहेगी उसे हम पंक्ति आव्यूह कहेंगे। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वर्ग आव्यूह। किसकी? वर्ग आव्यूह की। यहाँ है वर्ग आव्यूह। ठीक है। ये आपका छठा नंबर है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग, वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी दोनों भुजा बराबर हो। यानी कि यहाँ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स में स्तंभ और जो पंक्ति होंगे वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि रो और कॉलम की संख्या जो होगी वो बराबर होगी, उसे हम वर्ग आव्यूह कहेंगे। कहने का अर्थ ये है m बराबर क्या रहेगा? n रहेगा। तो हमको ऐसे आव्यूह बनाना है जो वर्ग की तरह दिखे। तो बताओ इसमें ये आव्यूह किस 2x2 का है ना। इसमें दो पंक्ति दो स्तंभ, है ना। दूसरा आव्यूह ले सकते हो 1 2 3 4 5 6 0 1 5, है ना। तो ये जो होगा 3x3 होगा, 3x3। तो सिंपल डिफिनीशन है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो, यानी कि जितने पंक्ति उतने स्तंभ, उसे हम बोलेंगे वर्ग आव्यूह। ठीक है। अब आता है विकर्ण आव्यूह। ठीक है। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आ रहा आप लोगों को? डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। ठीक है। विकर्ण आव्यूह को बोलेंगे डायगोनल, डायगोनल DIAGONAL। डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। डायगोनल मैट्रिक्स देखो कैसा रहेगा। देखो क्या दिख रहा है इसमें, बताओ। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ये ऐसा एक डायगोनल का रूप लेगा, ये, ठीक है, उसे हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। बाकी सब जीरो रहेगा, बाकी सब अवयव क्या रहेगा? जीरो रहेगा। जैसे एक 2x2 का अगर देखेंगे, यहाँ पर 2 0 20 मत समझना, 2 0 0 5। अब आप ये बताओ क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स हैं, ये विकर्ण आव्यूह है? तो कहोगे भैया बिल्कुल है। देखो विकर्ण बन रहा है कि नहीं। जैसे आपको पता है भैया कि ये वर्ग होता है, अब इसके विकर्ण यही तो होते हैं, है ना। एक कोना दूसरे कोने से मिला दो, वही उसका विकर्ण है। ये कोना इससे मिला दो, वही उसका विकर्ण है। तो हमें ऐसा आव्यूह लेना है जहाँ पर एक विकर्ण की तरह व्यवहार करते हो, यानी कि एक विकर्ण बनते हो, डायगोनल्स बनते हो, उसे हम विकर्ण आव्यूह कहेंगे। तो यानी कि विकर्ण आव्यूह में यही जो विकर्ण रहेगा सिर्फ वही नंबर रहेगा, और बाकी सब एलिमेंट जो रहेंगे वो जीरो रहेंगे। ठीक है। उन्हें हम बोलेंगे विकर्ण आव्यूह। ठीक है।
देखेंगे अदिश आव्यूह, इसके बाद अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, अदिश सदिश पढ़े हो ना, सदिश अदिश। तो अदिश का इंग्लिश क्या होगा? स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स। देखो भैया स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? ऐसे मैट्रिक्स जो विकर्ण हो, ऐसे मैट्रिक्स जो विकर्ण हो, लेकिन जो विकर्ण में अवयव होंगे वो आपस में बराबर होंगे, है ना। इनके लिए जो है ऐसा कुछ एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझोगे। देखो एक मान लो A B C, ठीक है। यहाँ पर ले लो भैया 0 0 लेंगे कि नहीं लेंगे यार, ऐसा चिपका दो बाकी जगह 0। ओहो ऐसा कहाँ भैया चले गए यार, A अब से है ना। आप ये बताओ क्या ये कैसे आव्यूह है? क्या ये अदिश आव्यूह है? ये बिल्कुल नहीं भैया। मैंने कहा कि सबको जो है बराबर लेना है, AS। हाँ अब देखो इनके जो विकर्ण हैं वो आपस में बराबर है, विकर्ण के जो अवयव हैं वो आपस में बराबर हैं, तो ये क्या होगा? अदिश आव्यूह होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान रहे कि डायगोनल मैट्रिक्स में कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सब सेम हो। डायगोनल जैसे ABC हो सकता है, जो मैंने पहले एग्जांपल लिया था ABC, तो वो विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। और यहाँ पर विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह जो होगा वो विकर्ण आव्यूह तो रहेगा, यानी कि विकर्ण तो बनेगा ही, बाकी सब 0 रहेंगे। विकर्ण तो बनेगा ही, लेकिन जो विकर्ण में अवयव होंगे वो सब समान होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो उसे हम बोलेंगे अदिश आव्यूह, ठीक है। नेक्स्ट आता बच्चों इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह तत्समक आव्यूह भी बोलते हैं। इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। बड़ा आव्यूह बना दिए भैया, पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। इकाई आव्यूह तो ऐसे आव्यूह जिसमें विकर्णों की संख्या 1 हो और बाकी सभी अवयव जो हों वो 0। विकर्ण के जो अवयव रहेंगे वो 1 होंगे, जैसे 1 0 0 1, ठीक है। ये 2x2 का मैंने बना दिया। तो देखो ये आपके विकर्ण हैं, अवयव क्या है? 1 है विकर्ण के। कोई अवयव B है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। तो ये होगा इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, ठीक है। नेक्स्ट आव्यूह आता है नौवां आव्यूह आता है रिक्त आव्यूह। रिक्त आव्यूह, है ना, शून्य आव्यूह जिसको बोल सकते हैं, रिक्त आव्यूह। रिक्त आव्यूह कोई वेक्टर A रहेगा, इसके सभी अवयव 0 0। डब्बा बना दो, बस डब्बा बना, दिख रहा है ना, 0 0 0 0 0 0, ठीक है। इसी को बोलेंगे, और ले लो, इसी को बोलेंगे रिक्त आव्यूह। और भैया को है आव्यूह, भैया बड़ा आव्यूह है, पढ़ते रहो ऐसे, हम लोग पागल हो जाएंगे आव्यूह है पढ़ते पढ़ते, ठीक है। हम इसके बाद कोई ज़रूर नहीं समझते कि इसके बाद कोई बहुत इंपॉर्टेंट आव्यूह है, ठीक है। देखो इसमें दिया है कि एक त्रिभुजी आव्यूह होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भैया 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? तो एक मैट्रिक्स तो जैसे मतलब त्रिभुजाकार बनेगा, जैसे मैं एक एग्जांपल ही समझा दे रहा हूँ आपको, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है आपका ऐसा कुछ, ठीक है। अब चलो लेते हैं 1 2 3। अच्छा ये क्या हो गए? विकर्ण हो गए भैया। अब यहाँ पर देखो ये ले लो, इधर 0 0 और 0 0, ठीक है। इधर कोई भी ले सकते हो, 4 5 3, ठीक है। तो आप ये बताओ
इसका मतलब क्या हुआ? ये आपको कुछ स्पष्ट दिख रहा है कि ये चीज़ क्या है? हैं? ये क्या है? यहाँ पे दिख रहा है कि जो विकर्ण है भैया, विकर्ण, ये जो डायगोनल हैं, यही डायगोनल है, इसको बोलेंगे डायगोनल, जो अभी आपने पढ़ा है ना। डायगोनल के नीचे या डायगोनल के ऊपर, डायगोनल के नीचे या डायगोनल के ऊपर अगर जीरो हो रहा है और बाकी कुछ न कुछ अवयव है, उसे हम त्रिभुजीय आव्यूह बोलेंगे। देखो ये दो प्रकार के होते हैं। तो ये जो अगर नीचे रहेगा जीरो तो उसे बोलेंगे हम ऊपरी त्रिभुजीय, इसको बोलेंगे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह का मतलब विकर्ण के नीचे सभी अवयव जीरो, बाकी ऊपर क्या हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखो एक त्रिभुज बन रहा है ना, तो इसे बोलेंगे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। फिर से समझो, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ये पहला ऊपरी और दूसरा निम्न त्रिभुजीय। निम्न में इसके ऊपर जीरो रहेगा, जैसे ऐसा 1 2 3 है, चलो पहले विकर्ण बनाते हैं। 2 3 4, इसके ऊपर क्या रहेगा? जीरो रहेगा सब, ठीक है। ये क्या रहेंगे? जीरो। और बाकी यहाँ 1 ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो भैया, ठीक। और कुछ छूट तो नहीं रहा है? हाँ, तो ये देखो, ये होगा ऊपरी त्रिभुजीय, ऊपरी त्रिभुजीय, और ये होगा निम्न त्रिभुजीय, निम्न त्रिभुजीय, है ना। तो इसमें थोड़ा सा भैया सावधानी बरतिएगा। ऊपरी त्रिभुजीय का मतलब क्या हुआ? त्रिभुज ऊपर बनेगा, बाकी नीचे वाला अवयव जीरो। निम्न त्रिभुजीय में ऊपर जीरो, जो डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा, याद रहे भैया, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर या नीचे अगर सभी अवयव जीरो हैं, है ना, उसे हम त्रिभुजीय आव्यूह कहेंगे। त्रिभुजीय आव्यूह दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऊपरी त्रिभुजीय और दूसरा निम्न त्रिभुजीय, ठीक है। तो ये हुआ भैया आव्यूह के प्रकार, ठीक है। आव्यूह के प्रकार आपको समझ में आ गया। हम आप लोगों को अगले नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे कि आव्यूहों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। आव्यूहों को जोड़ना भी हम सीखेंगे, आव्यूहों को गुणा भी हम सीखेंगे, इस प्रकार इसको गुणा करते हैं, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, आव्यूहों का गुणा, है ना। तो जोड़ना पहले सीखेंगे, फिर इसके बाद गुणा सीखेंगे, परिवर्त आव्यूह सीखेंगे, है ना। अभी सीखते रहेंगे, 2-4 वीडियो में ये पूरा कवर करेंगे हम लोग अच्छे से, ओके।